Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject social science. सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड इस चैप्टर में हम इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आय के अलावा अन्य और कौन कौन से मापदंड हो सकते हैं। आय के अलावा और कौन कौन से मापदंड है। देखिए, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरे से आदर और समानता व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्य के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। अर्थात इसमें ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि व्यक्ति केवल इनकम ही नहीं सोचता, आय के साधन नहीं सोचता। आय के अलावा व्यक्ति अपने आप को चाहता है उसे सुरक्षा मिले और उसे आदर मिले, समानता से व्यवहार किया जाए और उसे आज़ादी मिले। देखिए कितने अच्छी इंपॉर्टेंट बात इसे अंडरलाइन लगे कि आय के साथ, केवल आय के साथ साथ उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा मिले, दूसरे से आदर मिले, समानता मिले, व्यवहार पाना और आज़ादी आदि। अब देखिए ये बताया गया है कि उसके साथ ये मिलना चाहिए। ये विशेषता क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण एक उदाहरण के द्वारा हम तालिका में करते हैं। देखिए ये हम एक टेबल दी गई है। अब मेरे पास जो पुस्तक उपलब्ध है वे है, उसके पास आंकड़े 2002 और 3 के लिए प्रति व्यक्ति। हो सकता है इसमें जो नए आंकड़े भी हैं उस नए आंकड़े में भी आपको बताया गया है। एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पर स्टेट है और यहाँ 2002 और 3 के प्रति व्यक्ति आय है। पंजाब की जैसे 26,000 रुपये, केरल की 22,800 और बिहार की 5700। इसका मतलब होगा कि पंजाब की जो आय है सबसे अधिक आय है, 26,000 रुपये है। लेकिन अगर इसी प्रकार से हम देखते हैं तालिका 1.4 में पंजाब, केरल, बिहार के कुछ अन्य तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं हम। पंजाब, केरल और बिहार के कुछ अन्य आंकड़े देखते हैं। जैसे पंजाब में अब देखिए यहाँ पर है राज्य, इसमें शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्ति, ये दिया गया आंकड़े 2003 के। साक्षरता दर है 2001 की दी गई है और कक्षा 1 से 5 तक निवल उपस्थिति अनुपात 1995। अब सबसे पहले इस तालिका को पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक वर्ष में और 1 वर्ष तक के, यानी 1 वर्ष से बड़े बच्चे नहीं होने चाहिए, 1 वर्ष तक के बच्चे यानी कितने जीवित है। जीवित बच्चों की संख्या उसमें बताया शिशु मृत्यु दर क्या है, 1,000। फिर है साक्षरता दर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या अनुपात है, यानी 7 वर्ष और 7 वर्ष से अधिक जो आयु है ना, उससे ऊपर वाला व्यक्ति जो पढ़ सकता हो, लिख सकता हो और समझ सकता हो, उसे कहेंगे साक्षर। अगर आप उससे कोई पूछे कि साक्षर किसे कहेंगे तो आपका आंसर होगा साक्षर उसे कहेंगे हम जो कम से कम 7 वर्ष का पूरा हो या 7 वर्ष से अधिक हो, जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता हो और समझ सकता हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर। अब निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का 7%। इसका मतलब है कि 6 से जो 10 वर्ष की आयु जो बच्चे हैं ना, उसमें कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए, अब इस तालिका को समझिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि पंजाब में 49 व्यक्ति है। अब देखिए पंजाब में जो शिशु मृत्यु दर है, 2003 के अनुसार 1,000 व्यक्ति के पीछे लगभग 49 है। केरल में देखते हैं तो ये 11 है और बिहार में 60। इसका अर्थ देखिए बिहार में बच्चों की मृत्यु दर अधिक है और केरल में सबसे कम है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होगा, वहां पर अच्छी चिकित्सा नहीं मिल रही, इसलिए निश्चित रूप से वहां बच्चे मरते हैं। जबकि केरल में ऐसे देखने में आता है तालिका के अनुसार कि हो सकता है वहाँ बच्चे की मृत्यु दर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ साक्षरता दर बहुत ही अधिक है। तो ऐसे यहाँ देखने में आ रहा है। साक्षरता दर देखिए, अगर हम साक्षरता दर देखते हैं तो जैसे पंजाब में 70 है,
केरल में 91 और बिहार में 47 है। अब देखिए इसमें भी केरल के अंदर सबसे अधिक साक्षरता दर है और बिहार में सबसे कम। बिहार में क्या है कि सबसे कम है और दूसरे नंबर पर है पंजाब। अब देखिए यहाँ पर तालिका 1.1 में अगर आपने अभी देखा था तो उसमें पंजाब आय में तो सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर जो पंजाब है दूसरे नंबर पर आ रहा है। शिशु मृत्यु दर में भी दूसरे नंबर पर है, साक्षरता दर में भी, और कक्षा 1 से 5 तक उपस्थित अनुपात, और यहाँ पर बिहार फिर सबसे पिछड़ा हुआ है। देखिए इसमें केरल में 1995-96 में 91 लोग स्कूल जाते हैं, पंजाब में 81 और बिहार में 41, बहुत कम। हो सकता है विद्यालय बच्चे नहीं जाते हैं, या तो दूर दराज में स्कूलों की कमी है, या स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, या वहाँ की गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक नहीं है। तो इस तालिका दोनों तालिका से हमें क्या स्पष्ट होता है? दोनों तालिका से हमें स्पष्ट होता है कि आय के अलावा अन्य साधन भी हैं, अन्य भी साधन है जिससे व्यक्ति का अपना उसका मापदंड किया जाता है। कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि आय के अलावा कौन कौन से हैं। तो अभी आपने पढ़ा जैसे ये सुरक्षा, दूसरे से आदर, समानता, व्यवहार, है ना। आप बताना यह तालिका क्या दर्शाती है? ये तालिका क्या दर्शाती है? ये जो मैंने अभी समझाया यही लिखा हुआ इसमें कि तालिका क्या दर्शाती है। तालिका ये दर्शाती है कि पंजाब, केरल और बिहार जैसे अगर इसकी तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो इसमें लगता है कि जो पंजाब है वे पंजाब दूसरे नंबर पर है और केरल जो है प्रथम स्थान पर है और बिहार तृतीय स्थान पर है। आइए दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है सार्वजनिक सुविधाएं। कौन सा है? सार्वजनिक सुविधाएं। सबसे पहले तो सार्वजनिक सुविधाओं को पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज या सार्वजनिक सुविधा, जैसा कि नाम से बिल्कुल परिचित है कि सार्वजनिक सुविधा क्या होती है, कि अलग अलग राज्य में, रीजन में या देश में कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई। क्योंकि नाम है सार्वजनिक, तो सार्वजनिक माने सरकार के द्वारा जो हमें सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे शिक्षा की क्या व्यवस्था करी सरकार, छोटे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है शिक्षा की, 1 से 5 तक वाले बच्चों के लिए क्या है, पूर्व प्राथमिक के लिए क्या है ना, आपके उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए क्या क्या है, तकनीक शिक्षा के प्रति क्या उसका रवैया है, साथ में तकनीकी के अलावा स्वास्थ्य के बारे में क्या सुविधा करती है, जल के बारे में क्या सुविधा है, व्यक्ति को कितना सुरक्षा प्रदान करता है, अपराधी से कितनी सुरक्षा मिलती है, और व्यक्ति के पर्यावरण के ऊपर कितने पैसे खर्च कर रही है। ये सभी सुविधाएं जो है हम किस में हम इसको करेंगे, इसको हम सार्वजनिक सुविधा में इसको जोड़ेंगे। अर्थात सार्वजनिक सुविधा के अंदर वे सभी सुविधा आती है जो सरकार के द्वारा हमें यानी कि प्रदान की जाती हैं, हमें जो प्रदान की जाती है। जैसे मैंने बताया भी, जैसे माने पानी की है, बिजली की है, सड़क की है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जो सुविधा है ये किस में आती हैं? ये सार्वजनिक सुविधा। जैसे देखिए ऐसा क्यों है कि पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल में औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल के पीछे। इसका कारण है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुओं और सेवाएं खरीद सके जिसकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ये कह रहा है कि जैसे आर्थिक अगर स्थिति में देखते हैं तो पंजाब की सबसे अधिक है जबकि केरल दूसरे नंबर पर। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक व्यक्ति के पॉकेट में पैसा है, एक व्यक्ति के जेब में पैसा है, तो पैसा ही सब कुछ बड़ी चीज नहीं है कि पैसे ही से वे सब कुछ खरीद सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस क्षेत्र में तुम निवास कर रहे हो, अगर वहाँ का पर्यावरण प्रदूषण हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, तो आप जीवित नहीं रह सकते, आप पैसे से नहीं खरीद सकते। उसके लिए तो क्या करोगे आप? उसके लिए तो जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस देश में निवास कर रहे हो, सभी को मिलकर, सभी समाज को, सभी व्यक्तियों को, पूरे राज्य को, देश को मिलकर ही हम उसके पर्यावरण मुक्त कर सकेंगे, तभी हम उसके ऊपर
पर्यावरण मुक्त हम अब स्वास्थ्य ग्रहण कर सकें। जैसे नागरिक कितने भौतिक वस्तुओं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्य आपका द्रव आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते हो। यहाँ सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इसके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तु और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करोगे अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? देखिए कितनी अच्छी बात ये है कि एक एग्जाम्पल दिया इसमें पर्यावरण का, कि यह कह रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी गांव में निवास कर रहे हो और आप चाहते हो इस गांव में रहकर पर्यावरण ऐसे वातावरण में रहे जो प्रदूषण मुक्त हो, तो आपके अकेले से कुछ नहीं होगा, चाहे आपकी जेब में कितना ही पैसा हो, जब तक उस गांव के सभी नागरिक मिलकर ऐसा काम करें जहाँ से वातावरण शुद्ध हो। जैसे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, साफ सफाई रखें, और जो भौतिक वस्तुएं जैसे एसी है, फ्रिज है, इनका यूज कम से कम करें। क्योंकि ये भी हमारे वातावरण को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित करते हैं। इसलिए ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने। जैसे इस गांव भी हो सकता है, इसके लिए एक आपका जिला भी हो सकता है, जिला के ऊपर आपका राज्य हो सकता है, और ये हमारा देश भी हो सकता है। इसलिए हमें दूसरी बताया कि जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि किस प्रकार से हमें निवास किया जाता है और हमारी सुरक्षा कितनी है घरों में, तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहाँ पढ़ाते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ाया जाता है, कि पढ़ाई का स्तर क्या है, शिक्षा का क्या है, ये सभी वहाँ की जो है ना शिक्षा प्रणाली भी वहाँ पर महत्वपूर्ण एक क्या कहते हैं रोल अदा करती है। जैसे इसमें देखिए, इसमें कहता है कि शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे क्योंकि बहुत से अन्य बड़े बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार समाज में इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। बिल्कुल ठीक है कि आज भी बहुत दूर दराज के ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सरकार स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कहीं ना कहीं यानी कि सरकार की भी कुछ खामियां रही हैं। इसलिए हो सकता है मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहाँ में बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन वहाँ पर स्कूल नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। इसलिए अगर उसको सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर वे पढ़ पाएगा। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य अच्छी है, मौलिक सुविधाएं प्राप्त हैं। इस प्रकार से कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझते हो कि जिसे हम उचित राशन की दुकान कहते हैं, कि कहीं पर तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छी है कि समय समय पर व्यक्ति को सस्ता यानी कि खाद्यान्न पदार्थ मिल जाता है, और कहीं पर ये सुचारू रूप से नहीं चलती। कई ऐसे स्थानों पर राशन की दुकान ठीक से नहीं चलती तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं। ऐसे राज्यों में लोगों को स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो ये था आज हमारे बिंदु पढ़े हमने कि आय और अन्य हमारे मापदंड क्या है। तो आपने पढ़ा आय और अन्य मापदंड कि आय के साथ साथ अन्य हमारे जो मापदंड है वे हैं हमारी सुरक्षा, दूसरे से आदर, समानता और व्यवहार पाना और आज़ादी। और इसमें आपने पढ़ा पंजाब, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखती है और प्रति व्यक्ति के साथ में अन्य तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद में हमने अध्ययन किया सार्वजनिक सुविधाओं का। सार्वजनिक सुविधाओं में हमने अध्ययन किया कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक व्यक्ति के पॉकेट में अगर पैसे है तो पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीद सकता। जैसे एग्जाम्पल दिया
प्रदूषण मुक्त वातावरण। प्रदूषण मुक्त वातावरण तब तक नहीं बन सकता जब तक सभी व्यक्ति, समाज, समुदाय, लोग मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं करते। इसलिए सब कुछ पैसे ही नहीं, पैसे आपको भौतिक सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मन की जो आंतरिक शांति और सुख है वे प्रदान नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा काफी पैसे वाले लोग भी यानी कि अपने जीवन से सुखी नहीं होते, कोई ना कोई उनकी बीमारी लगी होती है ना जी, पैसे काफी हो। तो इसका मतलब केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा अन्य भी सुविधाएं होनी चाहिए। साथ में सार्वजनिक सुविधा में बताया कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधा हमें प्रदान की जाती है। सार्वजनिक सुविधा में जैसे सबसे पहले लेते हैं शिक्षा। मान ले कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और उस स्थान में कोई शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है, विद्यालय नहीं है, न तो वहाँ सार्वजनिक है और न वहाँ प्राइवेट है, तो बताइए बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है और शिक्षा क्या ग्रहण कर पाएगा? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। अगर मान लीजिए एक बच्चा एक रीजन में रहता है और उस रीजन का नाम है ए नाम के एक क्षेत्र में रहता है और वहां पर सार्वजनिक और निजी कोई विद्यालय नहीं है, क्या वह बच्चा अधिक शिक्षा ले पाएगा? आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताना। इसके साथ में शिक्षा के साथ व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे उचित राशन की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। इसके अलावा बहुत से सुविधा है, सुरक्षा की सुविधा, वहाँ आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं उस एरिया में, उससे सुरक्षा। ये सभी सुविधाएं कौन करती है? सार्वजनिक हमारी जो सुविधा केंद्र आती है, जिसमें हमने एग्जाम पढ़ा केरल की। जैसे केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, जबकि बिहार में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। क्या कारण इसका यही कारण है कि केरल में स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। वहां पर मेडिकल स्टाफ अधिक होगा, वहां पर सेविका यानी नर्स है, डॉक्टर है, ये अधिक होंगे। वहां पर अधिक से अधिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए होंगे, हॉस्पिटल होंगे, इसलिए वहां पर मृत्यु दर कम है। और बिहार में हो सकता है इसके बिल्कुल विपरीत हो कि वहां पर ऐसे स्वास्थ्य सुविधा नहीं हो, हॉस्पिटलों की कमी हो। तो इन सभी फैक्टर से, इन सभी कारणों से हमें पता लगता है कि क्या क्या सार्वजनिक सुविधाएं हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू।